तो जैसा कि आपने देखा था अभी तक हम बात कर रहे थे कि कंपनी के इक्विटी स्ट्रक्चर कैसे मैनेज है, उसका शेयर कैपिटल कितना है, उसका रिटेन अर्निंग्स कितना है और उसके अदर रिजर्व्स कितने हैं। अब हम थोड़ा रिटेन अर्निंग्स को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस देख लेते हैं कि टोटल इक्विटी के कंपैरिजन में कितना परसेंटेजेस रिटेन अर्निंग्स है। अगर आप देख पा रहे हो तो 2017 में कंपनी का जो रिटेन अर्निंग्स था वो था 93,000 करोड़, 93%। और अब जो है वो है 86%, जो कि ये बताता है कि कंपनी का रिटेन अर्निंग्स काफ़ी सॉलिड है। कंपनी को जो जर्नली इंटरनल फंडिंग्स के लिए समझा जाता है वो टिपिकली अबव 50% समझा जाता है। यहाँ पे कंपनी ने 86% रखा हुआ है, जो कि 2017 से रिड्यूस तो हो गया, बट यहाँ पे फिर भी उसने 86% रखा हुआ है। ये एक पॉइंट समझा जा सकता है कि कंपनी के बीच में इन्वेस्टमेंट डिसीजन आया होगा या फिर कहीं भी उसने इन्वेस्टमेंट बनाया होगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल देख पा रहे हैं तो यहाँ पे इंक्रीज ही हो रहा है, राइट। रिटेन अर्निंग्स इंक्रीज ही हो रही है, रिड्यूस किसी साल में इतना हो नहीं रहा है, स्टेबिलिटी मेंटेन की हुई है, बल्कि इंक्रीज हुआ है 2017 से। तो टोटल इक्विटी का 86% ये बताता है कि कंपनी ने अदर रिजर्व्स या फिर जर्नल रिजर्व्स पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे परसेंटेज इसकी कम आई है। बट स्टिल हमारे जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं वो 50% टिपिकली बोलते हैं कि इंटरनल फंडिंग्स 50% होनी चाहिए। यहाँ पे 86% है, जो कि इनके लिए फ्यूचर री इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बना देता है। तो रिटेन अर्निंग्स इनकी काफ़ी सॉलिड है। अगर हम ओवरऑल इक्विटी स्ट्रक्चर या फिर लाइबिलिटीज़ को समझें तो कंपनी की इक्विटी स्ट्रक्चर काफ़ी वेल मैनेज है, कंपनी की सॉल्वेंसी काफ़ी सॉलिड है और लिक्विडिटी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस तो कंपनी के ऊपर कोई ऐसा सच है नहीं। लेकिन अभी हमारा सिर्फ डिसीजन इसी बेसिस पे नहीं बन सकता। अभी हमें इनकी रेवेन्यू प्रोफाइल्स को देखना है, इनकी पीएनएल प्रोफाइल को देखना है और कंपनी का कैश फ्लो मैनेजमेंट कैसा है वो हमें देखना है। कंपनी में शेयर होल्डिंग कैसा मैनेज हो रखा है वो हमें देखना है। तो बहुत सारी चीज़ों के बाद आप डिसीजन बनाएं कि क्या आपको इस कंपनी में आगे इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल इसमें है या नहीं है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद पीएनएल प्रोफाइल ऑफ कंपनी। अभी तक हम कंपनी की बैलेंस शीट के कंपैरिजंस कर रहे थे कि बैलेंस शीट ओवरऑल कैसी चल रही है, लेकिन अब हम बात करेंगे कंपनी की पीएनएल प्रोफाइल के बारे में। कंपनी की पीएनएल प्रोफाइल आपको ये बताती है कि कंपनी जो रेवेन्यू कमा रही है मार्केट से उसमें से कुछ खर्चा भी करती होगी। अब जो वो खर्चा करती है उसके बाद वो कितना पैसा बचा पा रही है। पीएनएल प्रोफाइल का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि कंपनी जितना पैसा कमा रही है उसमें से बचा कितना रही है, क्या वो माइनस में है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो ब्रेक इवन पे चल रही है। वो सारी चीज़ें आपको एक पीएनएल प्रोफाइल में मिल जाती है। बिकॉज अल्टीमेटली इन्वेस्टर को क्या चाहिए, रिटर्न्स। और वो रिटर्न्स तभी आ सकते हैं जब कंपनी प्रॉफिट्स कमाएगी। प्रॉफिट कमाएगी तभी वो डिविडेंड पे करेगी और डिविडेंड कमाएगी तो आपके पास आएगा, राइट। तो किसी भी कंपनी का रेवेन्यू प्रोफाइल देखने के लिए, पीएनएल प्रोफाइल देखने के लिए आपको ये देखना होता है कि कंपनी कैसे रेवेन्यू कमा रही है, कैसे उसके एक्सपेंसेस मैनेज है और कैसे वो नेट प्रॉफिट्स कमा रही है। जर्नली अगर हम देखें यहाँ पे 2017 से लेके 25 तक इसका रेवेन्यू काफ़ी इंक्रीज हुआ है, लाइक 930,000 मिलियंस, जो कि 2017 में था 5,81,000 मिलियंस, जो कि काफ़ी अच्छा हुआ है रेवेन्यू में। लेकिन सिर्फ रेवेन्यू के बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि कंपनी अच्छा कर रही है, बिकॉज यहाँ पे कंपनी अपने ऑपरेशन से कितना कमा रही है और अदर इनकम से कितना कमा रही है, ये भी एक कंसर्निंग पॉइंट होता है। अगर आप देखें इसके एक्सपेंसेस के बारे में तो कंपनी ने एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए हैं लेकिन वेल मैनेज। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कंपनी का एक्सपेंसेस काफ़ी मैनेज है। प्रॉफिट्स 1,32,000 मिलियंस हुए हैं, मतलब 13,000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने करा है। अगर हम करोड़ में कन्वर्ट करते हैं मिलियन को तो 13,000 करोड़ के प्रॉफिट पे, जो कि अच्छी कंपनी है। जहाँ पे ये 8,500 करोड़ पे थी, आज 1,32,000 मिलियन मतलब 13,000 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बट अभी भी हमें जब तक इसका स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन नहीं देख लेते कि रेवेन्यू का स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन क्या है, एक्सपेंसेस का ब्रेकडाउन क्या है और प्रॉफिट्स का ब्रेकडाउन क्या है, कितना परसेंटेज ये बचा पा रहे, उससे पहले हम डिसीजंस लेना अभी कंसिडर नहीं करते। सो लेट्स स्टार्ट विद रेवेन्यू प्रोफाइल। रेवेन्यू प्रोफाइल में हम जर्नली देखते हैं कि कंपनी के ऑपरेशन से कितना पैसा आता है, अदर इनकम से कितना आता है, टोटल रेवेन्यू कितना है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करता है टोटल रेवेन्यू में, जो कि एक अच्छी पॉइंट है क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है अगर वो मेजॉरिटी इनकम जनरेट कर रहा है बिजनेस में तो वो एक कंसिडरिंग पॉइंट होता है, क्योंकि कंपनी की मार्केट डिमांड, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी या फिर उसकी सर्विस क्वालिटी ये दर्शाता है। किसी भी बिजनेस में अगर उसके ऑपरेशंस में दम है तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाती है।
क्योंकि अगर अदर इनकम्स जो होती है ना वो जर्नली ऐसी होती है कि आज हुई कल नहीं हुई, इस साल हुई अगले साल नहीं हुई। कभी कभी डिविडेंड इनकम मिल जाती है, कभी कभी डिविडेंड इनकम नहीं मिलती, कभी इंटरेस्ट इनकम मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। कभी आपके पास कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनको आपने मार्केट में बेच दिया, उससे जो पैसा जनरेट होएगा वो भी आपकी कमाई हुई, लेकिन वो तो अदर इनकम में डालोगे। अब हर साल तो आप एसेट्स नहीं बेच सकते ना। तो इसलिए जर्नली ये देखा जाता है कि कंपनी पैसा अगर कमा रही है तो वो अपने ऑपरेशन से ज़्यादा कमा रही है या फिर अदर इनकम पे ज़्यादा रिलाय है। क्योंकि इनकम तो वो दिखा रही है कि मैं इनकम कमा रहा हूँ, लेकिन वो कैसे कमा रहा है, अपने बिजनेस से कमा रहा है या फिर अदर इनकम कमा रहा है। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो कंपनी अपने अदर इनकम्स पे ज़्यादा फोकस्ड है एज कम्पेयर टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे ज़्यादा फोकस है एज कम्पेयर टू अदर इनकम। बट यहाँ पे कंसर्निंग पॉइंट ये भी आ जाता है कि 2022 से 25 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिक्रीज हो रहा है और अदर इनकम्स इंक्रीज हो रही है। इतनी इंक्रीज नहीं हुई है कि कंसर्निंग पॉइंट है, लेकिन ऑपरेशंस का रेवेन्यू थोड़ा सा जनरेट हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। बिकॉज ये भी बताता है कि कंपनी की जो मार्केट डिमांड है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, थोड़ी सी परसेंटेज में हो रही है लेकिन कम हो रही है। लाइक 905,000 मिलियंस में 891 मिलियंस हो गई है, जो कि एक कंसर्निंग पॉइंट है। लाइक 9,05,000 मिलियंस से आ गया है वो 8,91,000 मिलियंस, जो कि कंसर्निंग पॉइंट है क्योंकि मार्केट डिमांड ये कम दर्शाता है। ऑल्दो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है हर साल, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अदर इनकम ज़्यादा हो रही है। तो ये एक कंसर्निंग पॉइंट है, इतना नहीं है लेकिन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर रेवेन्यू कमा रहे हैं तो कितना परसेंट कमा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 94% था 2017 में और अब हो गया है 95%, जो कि एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है। किसी भी बिजनेस के लिए कम से कम 90% से ऊपर होना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो 96% चला गया था 2021 में, और 24 तक 97 था, और अब 2% कम हुआ है। मतलब कंपनी की मार्केट डिमांड कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो कर रही है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस अगर हम देखें तो कंपनी की मार्केट डिमांड, हमने ऊपर नंबर्स में भी देखा कि कंपनी की मार्केट डिमांड थोड़ी सी कम हुई है। ऑल्दो 2% हुई है, लेकिन 2% भी एक कंसर्निंग पॉइंट बन जाता है किसी भी बिजनेस के लिए। उसका डिमांड क्रिएट होना और डिमांड डिक्लाइन होना वो बहुत इम्पैक्ट करता है। उसकी डिमांड क्रिएट होगी तो रेवेन्यू बढ़ाएगा, और डिक्लाइन होगी तो उसका रेवेन्यू गिरेगा। अदर इनकम थोड़ी ज़्यादा हो रही है, ऑल्दो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशंस का रेवेन्यू थोड़ा एक कंसर्निंग पॉइंट है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सपेंसेस ब्रेकडाउन। तो एक्सपेंसेस ब्रेकडाउन में बहुत सारे खर्चे आते हैं कंपनी के, लेकिन हमने मेजर एक्सपेंसेस लिए हैं कंपनी के टैक्स एक्सपेंसेस को। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट बिजनेस में है नहीं। कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट कितनी है, डेप्रिसिएशन का कितना खर्चा है, और इसमें अदर एक्सपेंसेस का कितना खर्चा है। ऑल्दो यू कैन कंसिडर कि आईटी कंपनीज में कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट होता नहीं है, और होता भी है तो बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ पे एक कंसर्निंग पॉइंट होता है आपका कि यहाँ पे एक्सपेंसेस को कैसे इन्होंने मैनेज किया हुआ है। अगर मेरा खर्चा 7 लाख करोड़ रुपीज़ है, अगर मेरा खर्चा 7 लाख करोड़ का है, तो मेरे एक्सपेंसेस कैसे ब्रेक डाउन है। अगर आप देख पा रहे हैं तो 2017 में खर्चे इतने थे और खर्चा अब इतना हो गया है, जो कि कंपनी का इंक्रीज हुआ है। लेकिन ये भी देखा जाता है कि कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। अगर कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है और उसके खर्चे बढ़ रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर कंपनी का रेवेन्यू स्टेबल है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो वो काफ़ी अनस्टेबिलिटी दिखाता है कंपनी की। उसमें प्रॉफिट मार्जिन्स कम होते जाते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल ईयर में वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक कर देता है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर पे इम्पैक्ट आएगा, ओवरऑल शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट करता है वो सारी चीज़ें। अगर आप देख पा रहे हैं तो कंपनी का ब्रेकडाउन ये दिखाता है कि कंपनी के ऊपर फाइनेंस कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि अगर आप देख पा रहे हैं ब्लू बार से बना हुआ है, स्काई ब्लू बार, तो यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट बहुत कम है, तो कंपनी आराम से अपने फाइनेंस कॉस्ट को मैनेज कर पा रही है। डेप्रीसिएशन को भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पा रही है। अदर एक्सपेंसेस का इंक्रीज होने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि अदर एक्सपेंसेस में हम बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं, जैसे कि सेलिंग एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, या फिर की रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर्स, या फिर कोई ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए यूज़ होते हैं, आईटी कंपनीज को ऑपरेट करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि सैलरीज का खर्चा। तो यहाँ पे बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं। तो ये सारे खर्चे जनरली अदर एक्सपेंसेस में हमने डाले हुए हैं, और ये इंक्रीज है लेकिन मैनेज है एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट्स, एज़ कम्पेयर टू देयर रेवेन्यू। ये काफ़ी मैनेज है, क्योंकि कंपनी अगर रिटर्न्स जनरेट कर रही है, अगर उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो एक्सपेंसेस ओके है।
ठीक है, अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहे होते और रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा होता तो हमारा एक कंसर्निंग पॉइंट होता। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। तो अगर हम बात करें रेवेन्यू का 76% अदर एक्सपेंसेस में जा रहा है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंपनी का एम्प्लॉई एंगेजमेंट एक्सपेंस या फिर कंपनी की रेम्यूनरेशंस, कंपनी की सेलिंग एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये सब ज़्यादातर इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर कंपनी थोड़ा सा मैनेज कर ले तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स जनरेट कर पाती है। एंड अगर हम बात करें 2017 से भी तो काफ़ी वेल मैनेज है, मतलब इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ है कि हम कुछ कंसर्निंग पॉइंट्स में आ जाए कि कंपनी 75% से 95% पे चली गई है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो वो तो फिर बिल्कुल ही डेड पॉइंट आ जाता कंपनी का कि बिल्कुल 5% ही प्रॉफिट बचा पा रही है। 76% इज़ ओके, कंपनी अभी भी स्टेबिलिटी में है, क्योंकि 2017 में 76% था और अभी भी 76 है। 24 में इंक्रीज़ हुआ था, 23 में भी इंक्रीज़ हुआ था, लेकिन अभी भी वेल मैनेज है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेवेन्यू प्रॉफिट प्रोफाइल। प्रॉफिट प्रोफाइल में हमने 3 टाइप के प्रॉफिट्स लिए। पहला प्रॉफिट है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स को माइनस करके आता है। अब जैसे कि कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट बिजनेस में है नहीं, तो ग्रॉस प्रॉफिट सीधा सीधा रेवेन्यू हो गया आपका। फिर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद आता है। लास्ट में आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जब आप टैक्स पे कर देते हो तो आपके पास आता है एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 24 में डिक्लाइन आया था, लेकिन 25 में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने कमाया, जो कि एक स्टेबिलिटी दिखाता है। थोड़ा सा अगर हम समझे तो कंपनी के ये 3 मेट्रिक्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ये तीनों ये बताते हैं कि कंपनी कैसे अपना स्टेज बाय स्टेज ऑपरेट कर पा रही है। अगर आप देखेंगे तो 9,30,000 करोड़ से 9,30,000 मिलियन से 175,000 मिलियंस हो गया, जो कि काफ़ी कम हो गया। मतलब कंपनी के मेजर एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करते करते कंपनी के पास सिर्फ 1,75,000 मिलियंस पड़ जाता है, जो कि 17,500 करोड़ होता है। एंड एट द एंड कंपनी के पास नेट प्रॉफिट्स अच्छे खासे बच रहे हैं। लेकिन अगर कंपनी थोड़े अपने एक्सपेंसेस पे फोकस करे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स कर सकती है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड या फिर इन टर्म्स ऑफ पीयर कंपैरिजंस। इंक्रीजिंग है, लेकिन कंपनी के काफ़ी डिक्लाइन भी आया है। 2024 तक काफ़ी डिक्लाइन आ गया था। 22 तक इसने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करे हैं, लेकिन 2024 में डिक्लाइन आया है और 5 में इन्होंने इम्प्रूव किया है। तो ये तो बताता है कि कंपनी रिटर्न्स तो जनरेट कर रही है, लेकिन अगर ये अपने एक्सपेंसेस पे थोड़ा सा फोकस करे तो काफ़ी अच्छा और जनरेट कर सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। अगर आप देख पाएँ तो कंपनी 100% ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए जनरेट कर रही है क्योंकि कंपनी के पास कोई भी कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सॉल्ट नहीं है, मटेरियल कोई है नहीं, तो 100% हो गया। लेकिन जो कंपनी के पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचता है वो 18% है। इसका मतलब है कि 100 में से जब 72% एक्सपेंसेस हो जाते हैं तो कंपनी के पास सिर्फ 18% बचता है। 18% में से 6 पॉइंट समथिंग का 4 पॉइंट समथिंग का एक्सपेंस पे करती है कंपनी टैक्स में, तो बचता है 14.84%, जो कि कंपनी का अच्छा है। कंपनी के जर्नली 12 से 15% नेट प्रॉफिट होना चाहिए, जो कि है। अगर इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देखें तो 40% ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए, जो कि ये है, उससे ज़्यादा ही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20% होना चाहिए, जो कि कम है, लेकिन नियर बाय है 20% के। और कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 12 से 15% है, जो कि है। 23-24 में आया था, लेकिन 25 में इन्होंने इम्प्रूव करा। तो यहाँ पे हमारा रेवेन्यू प्रोफाइल से तो यही कंसिडर पॉइंट निकलता है कि कंपनी अगर अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर ले तो जैसे जैसे वो अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर लेंगे वो अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू इनका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक्सपेंसेस को अगर थोड़ा सा मैनेज कर ले, जहाँ जहाँ अदर एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको थोड़ा सा रिड्यूस कर ले, तो कंपनी अच्छा जनरेट कर सकती है रिटर्न और प्रॉफिटेबल और बन सकती है। अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन और अच्छी बन सकती है। आज हम बात करते हैं ईपीएस ग्रोथ की। तो ईपीएस ग्रोथ में समझ आता है कि अर्निंग पर शेयर से कितना जनरेट हो रहा है। अर्निंग पर शेयर का मतलब आता है कि एक इन्वेस्टर कितना कमा रहा है उसका शेयर प्राइस पे, मतलब वो जब इन्वेस्ट करता है कंपनी में और जब कंपनी प्रॉफिट्स करती है तो वो कितना कमाता है, एक इन्वेस्टर कितना कमाता है एक शेयर पे। तो अगर हम देखें तो हर साल कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज ही हो रहा है।
2024 में जैसे कि प्रॉफिट्स डिक्लाइन हुए थे तो अर्निंग पर शेयर भी रिड्यूस हो गया, लेकिन 25 में कंपनी ने 25 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर था, 20% है जो कि। लेकिन यहाँ पे एक कंसर्निंग पॉइंट ये आता है कि इनकी जो ग्रोथ है, परसेंटेज ग्रोथ, वो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है, जो कि एक कंसर्निंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 7.3% माइनस में चला गया था, फिर 0.77, 20% ग्रोथ, काफ़ी फ्लक्चुएटिंग परसेंटेजेस है। मतलब अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ है लेकिन फ्लक्चुएटिंग है बहुत ज़्यादा, कभी कभी माइनस में चली जाती है परसेंटेज, कभी बहुत ज़्यादा चली जाती है 20%, 17%, और कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग पॉइंट है, थोड़ा कंसर्निंग पॉइंट है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये पॉइंट को कंसिडर करें। कम से कम 10 से 15% होना चाहिए, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, किसी साल में बिल्कुल ही माइनस है, किसी साल में इतना है कि पूछो ही मत। फिर आते हैं कैश फ्लो स्ट्रक्चर पे। अभी तक जो हमने पीएनएल प्रोफाइल में समझा वो यही सब था कि कंपनी अगर अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर ले, कंपनी अपनी ईपीएस पे फोकस करे, तो काफ़ी अच्छा जनरेट कर सकती है रिटर्न्स फॉर देयर इन्वेस्टर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैश फ्लो स्ट्रक्चर। कैश फ्लो स्ट्रक्चर में बेसिकली ये देखा जाता है कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो से कितना कमा रही है, मतलब कि क्या वो पॉजिटिव है हर साल, अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज कर रही है, और अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज कर रही है, एट द एंड उसका नेट कैश कितना आ रहा है। अगर हम देखें तो 2017 में 93,000 मिलियंस था, जो कि अब 169,000 मिलियंस हो गया, तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो सारी पॉजिटिव है। तो ये तो हमारा एक अच्छा पॉइंट है कि कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पॉजिटिव है, रिड्यूस हो रही हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, कभी कभी रिड्यूस भी हो रही है, लेकिन ये मतलब बेसिकली आपको बताता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कंपनी पैसा अपने ऑपरेशन से कितना कमा रही है, कैश। तो कंपनी डिक्लाइन तो कर रही है, बीच बीच में कहीं ना कहीं दिक्कत तो आ रही है कंपनी, ऑल्दो इतनी नहीं है लेकिन डिक्लाइन तो कर रही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को अगर हम फोकस करें तो कंपनी ने कुछ साल ऐसे थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर इन्वेस्टमेंट करी, जैसे यहाँ पे 2022 में काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट करी कंपनी ने, 2025 में भी अच्छी इन्वेस्टमेंट करी पिछले साल से, 2023 में भी अच्छी इन्वेस्टमेंट करी। जहाँ पे आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पॉजिटिव दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट इनकम कमाया है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या इन्वेस्टमेंट्स को, या फिर किसी भी चीज़ों को बेचा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आपको जनरली बताती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ कैसे चल रही है, मतलब आप सेल कितना कर रहे हो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या इन्वेस्टमेंट्स को, या फिर आप परचेज कितना कर रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को आप कैसे परचेज कर रहे हो, कैसे सेल कर रहे हो, कितना आप इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हो, कितना आप डिविडेंड इनकम कमा रहे हो, कितना आप रेंट इनकम कमा रहे हो, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे जहाँ पे आपको नेगेटिव पॉइंट्स मिल रहे हैं वहाँ पे यही आता है कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ है, जहाँ पे आपको पॉजिटिव दिख रहा है वहाँ पे यही आता है कि कंपनी ने सेल किया है। तो अगर आप देख पा रहे हैं कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स अच्छी खासी करी हैं कुछ सालों में, कुछ में जहाँ उन्होंने बेचा है ना वहाँ पे बहुत ही कम बेचा है एज़ कम्पेयर टू जहाँ जहाँ इन्होंने खरीदा है। जैसे कि जो इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने खरीदी है वो ज़्यादा खरीदी है एज़ कम्पेयर टू जो बेचते हैं तो बहुत ही कम बेचते हैं। तो इनकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ तो काफ़ी मैनेज है। लेकिन अगर हम बात करें इनके जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आपको बताती है सोर्सेज ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड्स जैसे कि आप जब इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स करते हो तो आपका एक पहला सोर्स बनता है फंड्स का। दूसरा, जब आप बोरविंग्स उठाते हो तो आपका एक फंड का सोर्स बनता है। अब वो लॉन्ग टर्म होती है शॉर्ट टर्म, वो डिपेंड करता है। जब आप मार्केट से बॉन्ड्स इशू करते हो तो उससे जो पैसा आता है, डिबेंचर्स इशू करते हो तो उससे जो पैसा आता है, और या फिर हम बात करें कंपनी के बैंक से जो लोन लेते हो उससे जब पैसा आता है, तो ये सारे आपके सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं। अब आप जो ये सोर्सेज हैं, अब आप इसको रीपे भी तो करोगे, अगर आप लोन ले रहे हो तो उसको रीपे भी करोगे। जब आप शेयर्स को इशू करते हो तो बायबैक भी कर सकते हो, मतलब अपने शेयर्स मार्केट से फिर से खरीद सकते हो, या फिर आप बैंक का लोन उसे वापस भी कर सकते हो, या फिर डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हो। तो ये सारे सोर्सेज ऑफ फंड्स या फिर जो रीपेमेंट ऑफ डेट या फिर बायबैक ऑफ शेयर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। मतलब ये बताता है कि आपके सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में बताई जाती हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो कुछ साल ऐसे थे जहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो कि ये बताता है कि कंपनी की जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी मैनेज नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कुछ साल में कंपनी ने, वैसे तो ज़्यादातर साल में कंपनी नेगेटिव में रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, लेकिन कंपनी की बोरविंग्स बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रीपे कर रही है पैसा।
हो सकता है कंपनी डिविडेंड पे कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम नेक्स्ट वाले पॉइंट में देखेंगे, लेकिन इसकी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है वो इतनी मैनेज नहीं है जो जितनी होनी चाहिए। एज कम्पेयर टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कंपनी के पास पैसा इतना होना चाहिए कि कंपनी अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ या फिर फाइनेंसिंग को मैनेज कर सके। अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे कंपनी ने 25 में काफ़ी अच्छा मैनेज किया है। 25 की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी अच्छी है, जो कि आपका एक डिसीजन पॉइंट बन सकता है। लेकिन अगर आपको ओवरऑल पास्ट हिस्टोरिकल डेटा देखना है तो आपको 17 से लेकर 25 तक कंपेयर करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब हमने यहाँ पे बस इतना करा है कि कंपनी के कैश फ्लो को हमने उसके नेट कैश से कंपेयर कर दिया, जिसमें आपको टाइम्स में डेटा मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ टाइम्स कितना पैसा नेट कैश के कंपैरिजन में कंपनी बना पा रही है। यहाँ पे आता है नेट कैपेक्स। अब ये जो नेट कैपेक्स है ये होता है आपका फ्री कैश फ्लो बताता है। कैसे बताता है? मैंने मान लेते हैं 10 रुपये ऑपरेटिंग से कमाया, उसमें से 2 रुपये नेट कैपेक्स में चला गया, तो बचा कितना? 8 रुपये। अब वो 8 रुपीज़ मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास वो फ्री कैश है, मैंने नेट कैपेक्स में लगा दिया। अब मेरे पास वो 8 रुपीज़ मैं कहीं भी लगा सकता हूँ, वो मैं डेट रीपेमेंट कर सकता हूँ, वो उसमें मैं डिविडेंड दे सकता हूँ, उसमें मैं री इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास वो फ्री कैश है। तो नेट कैपेक्स जनरली यूज़ होता है फ्री कैश फ्लो निकालने के लिए कि किस बिजनेस के पास कितना फ्री कैश है। फ्री कैश वो कैश होता है जो बिजनेस किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकता है, लेकिन सिर्फ बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए। तो नेट कैपेक्स अगर आप देखें तो 2017 की अगर 15 की बात करें, सॉरी 2025 की बात करें तो 2025 में कंपनी का नेट कैपेक्स था -13,000 मिलियंस, जो कि 8% है टोटल का। अगर हम 17 की बात करें तो 20,000 मिलियंस था, और अब हो गया है 13,000 मिलियंस माइनस। मतलब कि कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो है, लेकिन थोड़ा कम है। अगर आप वैसे ओवरऑल देखें, अगर आप थोड़ा सा ओवरऑल में देखें तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ मैनेज है, कंपनी में परचेज ज़्यादा है एंड कंपैरिजन ऑफ सेल। हमने ऊपर भी देखा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सेल ज़्यादा नहीं है, परचेज ज़्यादा है, जो कि माइनस यही बताता है कि कंपनी में परचेज ज़्यादा है, सेल कम है। तो कंपनी में है परचेज, लेकिन कंपनी में परचेज अब थोड़ी सी कम हो गई है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में जनरली थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए क्या, ताकि कंपनी के लॉन्ग टर्म एसेट्स बढ़ जाते हैं उससे। कंपनी की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अच्छी होनी चाहिए, ताकि कंपनी में पोटेंशियल रिटर्न्स जनरेट होने की पावर बढ़ जाती है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं कंपनी का फ्री कैश फ्लो स्ट्रक्चर। तो फ्री कैश फ्लो स्ट्रक्चर इसका काफ़ी अच्छा है। अगर आप लास्ट 5 ईयर से देखें तो काफ़ी कंपनी का मैनेज है, और अगर 2017 से भी देखें तो काफ़ी अच्छा फ्री कैश फ्लो है। फ्री कैश फ्लो वो कैश फ्लो होता है जो कंपनी किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकती है, चाहे वो अपना इंटरेस्ट पे करे, चाहे वो अपना डिविडेंड पे करे, चाहे वो अपना डेट रीपेमेंट करे, वो किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकती है इस पैसों को। तो फ्री कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है। कंपनी का पॉजिटिव कैश फ्लो ही काफ़ी अच्छा होता है। अगर कंपनी पॉजिटिव कैश फ्लो में है ना, तो वो काफ़ी अच्छी कंपनी है, क्योंकि वो रिटर्न्स जनरेट ज़्यादा कर पाती है एज़ कम्पेयर टू जो कंपनी जिनके पास फ्री कैश फ्लो है ही नहीं। जिन कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ही ज़ीरो है या फिर माइनस में, वो कंपनी अच्छे रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पाती। अब हम थोड़ा सा इनका डिविडेंड मैट्रिक्स समझ लेते हैं। 2025 में कंपनी ने 63,000 मिलियन का डिविडेंड पे करा है, जो कि होता है 6,300 करोड़। इन टर्म्स ऑफ करोड़ में अगर हम देखें तो 6,300 करोड़ होता है। कंपनी ने हर साल इतना कम कम डिविडेंड दिया, 2023 में ज़्यादा दिया था और 25 में इस बार बहुत ज़्यादा दिया। ये शो करता है कि कंपनी ने रिटेन बहुत कम करा इसका एज़ कम्पेयर टू डिविडेंड इन्होंने ज़्यादा दिया। अगर हम इनकी पे आउट रेशो देखें तो इस साल बहुत ज़्यादा आई है, हर साल 5%। 23 में थोड़ी ज़्यादा आई थी, लेकिन इस साल 47% आई है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। कंपनी डिविडेंड दे रही है। कंपनी का रेशो जो है वो बेसिकली 30 से 50% के बीच में होना चाहिए, ताकि एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। हर साल कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिटेन करती थी और परसेंटेज में डिविडेंड कम देती थी, लेकिन इस साल कंपनी ने अपना डिविडेंड और कंपनी ने अपना रिटेन अर्निंग्स दोनों को वेल अप्रोच करा है। ज़्यादा है, लेकिन अप्रोच अभी भी मेंटेन्ड है। योर लास्ट पॉइंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है किसी भी बिजनेस में, प्रमोटर्स के पास कितना है, प्रमोटर्स के पास स्टेक्स कितना है। अगर आप देखें तो 73% था 2017 में, और अब है 72%, जो कि एक मैनेज स्ट्रक्चर शेयर होल्डिंग है।
कंपनी के पास जितना ज़्यादा अपना स्टेक्स होगा, प्रमोटर्स के पास जितना ज़्यादा स्टेक्स होगा, वही लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और स्टेबिलिटी लाता है। हमारा जो कंसिडरेशन पॉइंट है वो 45% से अबव होना चाहिए, यहाँ तो फिर भी 72% है, जो कि ये बताता है कि कंपनी के प्रमोटर्स का स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है ओवर कंपनी। चाहे कंपनी में डिप आए, चाहे कंपनी में जितना भी डिक्लाइन आए, कंपनी के प्रमोटर्स के पास अगर कॉन्फिडेंस है तो वो अपनी इम्प्रूवमेंट करने में फोकस रखते हैं। ओवरऑल आज हम बस ये समझेंगे कि कंपनी जो विप्रो है, आईटी सर्विस की कंपनी है, वो कैसे मैनेज हुई है। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छे हैं, कंपनी का इक्विटी स्ट्रक्चर वेल मैनेज है, कंपनी की सॉल्वेंसी काफ़ी अच्छी है। बट यहाँ पे एक और कंसर्निंग पॉइंट आता है कि कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ है वो थोड़ा सा एक कंसर्निंग है। कंपनी का जो रेवेन्यू है जो लास्ट 3 साल से थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है ऑपरेशन से, वो थोड़ा सा पॉइंट है। इतना डिक्लाइन नहीं हुआ है लेकिन डिक्लाइन पॉइंट है। एंड बाकी सब चीज़ों की अगर हम बात करें, कंपनी की वैल्यूएशन जो कि हमने देखी थी 10.5 आ रहा था 2025 में, और हर साल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में पी रेशो भी काफ़ी कम है। इसका मतलब है कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, वो कंपनी में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। सो यहाँ पे हमारा एंड होता है ये टॉपिक। विप्रो का फाइनेंशियल एनालिसिस यहाँ पे एंड होता है। बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आप विप्रो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आपको इसमें थोड़ा सा डर लग रहा है।